सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Now am I? यस सर। So in the resource geography, uh, what should be the structure I had discussed and I had initiated that. In introductory section, what I have discussed in my previous lecture, the concept of resource and the resource processes. I had already discussed with you people. Then I had classified the resources. So I had discussed different bases of classification. Then we have to discuss important resources of India, and as per the syllabus, when you learn the important resources, what you have to learn here under that section, the water resources, and its management, and conservation. Apart from that, we have to learn here the land resources. Already I had discussed about it, land resources and its conservation and management. And management. And apart from that, we have to discuss here now mineral resources, important mineral resources of India and its management and conservation. And when we learn the mineral resources, in which we also learn the metallic and non-metallic minerals,
और एनर्जी और नॉन एनर्जी रिसोर्सेस और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ओके, और इट इज नोन एज नॉन एग्जॉस्टिबल and exhaustible resources. Okay, so these may be, and further important resources हैं, उनकी rankings भी देखनी होगी for pre point of view. डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना होगा. अब इसमें देखेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना होगा रिसोर्सेज का कि इंडिया में कहाँ मिलते हैं. रैंकिंग भी देखनी होगी कि किस मिनरल में किस स्टेट्स की क्या रैंकिंग है. प्रोडक्शन के मामले में, रिजर्व्स के मामले में रैंकिंग दो तरीके से पूछे जाते हैं. एक तो ओवरऑल रिजर्व्स कितना है कंट्री के अंदर और स्टेट के अंदर, और जितना रिजर्व है उतना तो एग्जॉस्ट नहीं करते हम, तो फिर प्रोडक्शन कितना करते हैं. कई सारे स्टेट है कि कुछ मिनरल्स में उनके पास रिजर्व्स तो ज़्यादा है बट वहाँ प्रोडक्शन कम है. प्रोडक्शन के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है ना. तो कई सारे ऐसे रीज़न है जहाँ रिजर्व्स तो ज़्यादा है बट प्रोडक्शन वहाँ कम है. तो रिजर्व वाइज जो रैंकिंग है वो एक अलग रैंकिंग है, और प्रोडक्शन वाइज जो रैंकिंग है मिनरल्स की, जैसे पूछा जाएगा आयरन का रिजर्व सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ है, और पूछा जाएगा आयरन का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है ना. तो कई बार कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जहाँ रिजर्व ज़्यादा है वहीं प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, बट कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जहाँ रिजर्व तो ज़्यादा है बट प्रोडक्शन वहाँ कम है. तो इनके ऊपर भी प्री में क्वेश्चंस आते हैं, रिजर्व और प्रोडक्शंस के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के ऊपर भी आएंगे. तो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स का मैप डिस्ट्रीब्यूशन भी पता होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या चैलेंजेस है, कंस्ट्रेंट क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है ये भी पता होना चाहिए. फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इसका, मिनरल्स का, कि हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो अगर हम जिस रेट से एग्जॉस्ट कर रहे हैं तो कितने साल चलने की संभावना है, उसके बाद क्या करेंगे, फ्यूचर क्या होगा, ठीक है ना. उसके बाद क्वालिटी भी एक मैटर है, क्वालिटी कैसा है, हमारे जो आयरन ओर हैं या हमारा जो कोल है उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं. तो जब हम इस डायमेंशंस को कवर करेंगे तो इसमें भी फर्दर कुछ सब हेड्स के अंदर हम पढ़ेंगे उन चीज़ों को. और मिनरल्स की स्टडी के बाद इंडस्ट्री पढ़ना थोड़ा इजी होगा, बिकॉज इंडस्ट्री के लिए दो तरह की इंडस्ट्री हैं. एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है. क्रॉप के ऊपर नोट्स दे दूंगा आपको कि कौन से मेजर क्रॉप हैं, किस एरिया में होते हैं, उसका यील्ड क्या है, ठीक है. और दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होंगी तो मिनरल्स पढ़ लेंगे तो आपको एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज समझने में आसानी होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के बारे में जानकारी है तो इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में भी आसान होगा समझना. So let's revise first what I have discussed in my previous lecture in 10 minutes, and then I will continue the topic further. So in my previous lecture I had discussed the definition of resources, and what I have said, anything which is utilized by man is known as resources. Very simple definition is that
यूटिलिटी के एक आधार पे हम करते हैं रिसोर्सेज का डेफिनेशन या परिभाषा उसकी, कि इंसान किसी भी चीज़ का जब इस्तेमाल करता है, यूज करता है अपने फ़ायदे के लिए, तो हम उसे रिसोर्सेज कहते हैं। जब तक इंसान को किसी मटेरियल के यूज़ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, वेदर इट इज़ टैंजिबल और इंटैंजिबल, अगर उसका यूज़ पता ना हो तो डैट इज़ नॉट कॉल्ड एज रिसोर्सेज। ठीक है, सो रिसोर्स कैन बी चेंज्ड from one culture to another culture, from one place to another. Resource sometimes depend on innovation, inventions as well as technology. टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होता है, कई बार नई टेक्नोलॉजी आती है तो नई रिसोर्सेज जो है वो हमारे सामने नजर आते हैं। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट आई हैव मेंशन्ड दैट ऑल दोज एलिमेंट ऑफ द अर्थ, ओके, which are useful or necessary to the man can be considered as resource. Okay, and another term I had discussed, the resource process. What is the resource process? The extraction of the minerals, so I had mentioned that takes place when they are extracted and then processed, okay, and then used by the man. And after use, of course, the minerals या किसी भी पदार्थ का जब यूज करते हो तो लिटिल बिट वेस्टेज क्रिएट होता है, सो इन रिटर्न द वेस्टेज फॉर्म्स. So basically, what is the resource process? When someone is asking you what is the resource process, so resource process, when we talk about, it means the extraction, as I have said, and after extraction sometimes we did processing. Okay, say for example, if you are extracting the minerals from the earths, it forms as an ore. ये ore के फॉर्म में मिलता है. When you learn the NCERT, the NCERT has defined the mineral. Mineral is an inorganic material, okay, which is present in the earth crust in the form of ore. And when we called ore, जब हम ore की बात करते हैं तो ore having impurities, उसमें कुछ गंदगी होती है, impurities होता है, तो क्या करते हो, उस impurities को रिमूव करते हो, that is known as process है. जैसे केमिस्ट्री में मेटालर्जी पढ़ा होगा, मेटालर्जिकल प्रोसेस, और मेटालर्जिकल प्रोसेस फिर दो तरह के होते हैं, एक तो फिजिकल और एक केमिकल. फिजिकल प्रोसेस जैसे आपने घर में देखा होगा, कोई चीज़ आप जैसे लेकर आओ, हार्ड रॉक फॉर्म में है, उसको पीस दो, पल्वराइज कर दो, फिर उसके बाद उसको फिल्टर कर दो. जैसे आपने देखा होगा लोग सैंड मंगाते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो एक बड़ी सी जाली में सैंड को फिल्टर करते हैं, गंदगी हटा देते हैं, सैंड अलग कर देते हैं, सैंड प्यूरिफाई हो गया. डैट इज़ अ फिजिकल मेथड. घर में आपने देखा होगा आपकी मदर चावल लेके बैठती हैं, दाल लेके बैठती हैं, उसमें से कंकड़ चुनती हैं, दैट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, हाथ से हमने गंदगी हटा दी. ठीक है, या वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, गंदगी नीचे बैठ जाती है, ऊपर से फिल्टर कर देते हैं. जैसे आपने घर में गुड़ आया और उससे कोई मिठाई बनानी है, आप गुड़ को घोल लेते हैं पानी में, उसकी गंदगी नीचे फिल्टर हो जाती है, कपड़े में या फिर आप किसी फिल्टर में छान लेते हैं. So that is known as physical method. So what is to remove the impurities? We also use the physical method of. It is known as physical method. ठीक है ना, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये फिजिकल मेथड है. लेकिन कई बार हम केमिकल मेथड यूज करते हैं, हम किसी केमिकल को मर्ज करते हैं, उसके बाद हम निकाल लेते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज को. तो जब आप मेटलर्जिकल प्रोसेसेस से क्या करते हो, प्रोसेसिंग कर कर इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हो, प्योर मटेरियल को लेते हो और फिर उसे अपने कंजम्पशन के लिए, अपने यूज के लिए कन्वर्ट करते हो अलग अलग. जैसे आयरन को हमने स्टील के फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसमें कुछ और एलॉय, स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, क्योंकि उसमें निकेल भी मिक्स कर दिया तुमने, कई बार क्रोमियम भी मिक्स कर दिया, तो क्या कर दिया आपने, स्टेनलेस स्टील बना लिया, तो आपने आयरन को अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया.
ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज निकल गई वो वेस्टेज भी है, हमारे काम की नहीं है। और कई बार जब आप चीज़ें यूज़ करते हो, जैसे आयरन का आपने कुछ ग्रिल्स बना दिया, रस्टिंग लग गई, फिर आयरन बेकार हो गया वो, ठीक है, तो वेस्टेज भी क्रिएट होते हैं। सो आफ्टर दैट प्रोसेसिंग वी यूज, एंड आफ्टर यूज व्हाट हैपन, वेस्टेज क्रिएटेड। अब क्वेश्चन ये है कि जब जब तुम पढ़ रहे हो मिनरल्स के बारे में, फाइनली मैंने कहा वेस्टेज भी क्रिएट होता है, तो अल्टीमेटली एक चैलेंज होगा, हम वेस्ट का रिसाइकलिंग कर सकते हैं कि नहीं। नाउ इन द वर्ल्ड द पीपल आर थिंकिंग अबाउट रिसाइकलिंग, ओके, रिसाइकलिंग प्रोसेस। Why recycling? Because the human are consuming the resources every day, and every day we are producing the wastage. So now our biggest challenge is how we manage the wastage, how we recycle the wastage. So all these processes when we learn, it is known as resource process. So you have to understand the term resources and then resource processes. Am I clear to all of you? Okay, so basically there are three reasons why the resource process is basic and central theme in geography. For three reasons. First, क्या रीजन है क्यों हम रिसोर्स प्रोसेसेस को लर्न करते हैं ज्योग्राफी में? पहला तो इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। Why ecological significance? Because of course the resources which is present in the environment where the man is living. मैंने रिसोर्स किसे कहा? जो मैन के द्वारा यूज किया जाता है। कहाँ मिलता है वो? मैन के सराउंडिंग में मिलता है। सराउंडिंग को एनवायरमेंट कहते हैं, है ना। अब हमारे आसपास मिलते हैं चीजें जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। अब है कि उसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि आप अगर इम्बैलेंस यूज करोगे, इट एग्जॉस्ट, एंड देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इज दैट how we can use further or how the next generation will use. So basically one is the ecosystem, okay, it means the man environment relationship is involved. So man is intricately linked with environment. The man influenced by environment and environment itself influenced the man. Try to understand. जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं वो सराउंडिंग को हम भी प्रभावित कर रहे हैं। आप गंदगी फैला रहे हो तो सराउंडिंग पॉल्यूट हो रहा है। आपने नदियों को पॉल्यूट कर दिया, हमने लैंड को पॉल्यूट कर दिया, हमने अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूट कर दिया। कर रहे हैं ना पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कौन कर रहा है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण हो रही, यानी मैन इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है। कई जगह मैन ने पॉजिटिवली भी चेंज लाया है इन्वायरमेंट में, जैसे डेजर्टिक एरिया था तो हमने ग्रीनरी भी पैदा कर दी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो समवेयर, बट मैन इज इंटरफेयरिंग। रिवर और स्ट्रीम्स के ऊपर डैम बना दिया। अभी देखा आपने रशिया यूक्रेन वॉर में, रशिया हैज ब्लो द डैम एंड ड्यू टू विच द 100,000 of peoples died, killed under that war. So basically वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। आपने नदी के कोर्स को ब्लॉक कर दिया था अपने इस्तेमाल के लिए। आप उसके वाटर से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहे थे, इरिगेशन सप्लाई कर रहे थे, पोर्टेबल वाटर दे रहे थे लोगों को, और आप हो सकता है कि इंडस्ट्री में भी यूज करते हो, बट वॉर कंडीशन में वही आपके लिए फ्यूटाइल हो गया, डेंजरस क्रिएट हो गया। एक ने तोड़ दिया, आपके शहर के लोग और आपके कंट्री के लोग मारे गए। सो क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। सो इन द रिसोर्स प्रोसेस द मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप इज इंटरलिंक्ड, वो छुपा हुआ है, ठीक है ना। जब भी हम रिसोर्स को इस्तेमाल करेंगे तो वो सराउंडिंग से लेंगे, एनवायरमेंट से, और वो हमें प्रभावित करेगा। इन टर्न वी ऑल्सो अफेक्ट। सेकेंड, स्पेशियल। स्पेशियल मीन्स geographical area. As you people know that resources is not ubiquitous, uniformly distributed over the planet Earth. हर रिसोर्स हर जगह नहीं मिलते।
कुछ खास रिसोर्सेज कुछ खास एरिया में ही मिलते हैं, जैसे पोलर वेजिटेशन ट्रॉपिकल रीजन में नहीं मिलेगा और ट्रॉपिकल वेजिटेशन पोलर एरिया में नहीं मिलेंगे। उसी तरह से कुछ मिनरल्स हैं जो हमारे देश में हैं, तो कुछ मिनरल दूसरे देशों में हैं, हम वहां से इंपोर्ट करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज इन्वॉल्व, द ज्योग्राफी is the space is also involved when we are learning the resources. There is a man space relationship is there, मैन का स्पेस जगह के साथ भी संबंध है। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज देख रहे हो कि यूक्रेन वॉर के कारण थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज में गेहूं नहीं पहुंच पा रहे, फूड क्राइसिस हो गई है, या इन्फ्लेशन बढ़ गया मार्केट में, यानी उनको महंगे रेट पे अनाज खरीदना पड़ रहा है क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया। तो क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि अफ्रीका में गेहूं नहीं पैदा होता है उस हिसाब से जितना यूक्रेन के रीजन में होता है, क्योंकि वहां ग्रासलैंड स्टेपी है, दैट इज कॉन्ड्यूसिव, प्रेरी कहते हैं यूरोप में। So that region is suitable for, because that temperate belt is suitable for maize as well as wheat cultivation. तो आप समझ रहे हो ना कि man having the relationship with geography, geography I'm talking about a space. So a spatial concept is there. So basically what I have mentioned, that the extraction, use and disposal of resources when we learn constitute a major component of ecological system, okay, and in which the man interact with the physical environment. मैन अपने सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करता है जब वो एक्सट्रैक्ट करता है, यूज और डिस्पोज करता है। अभी आप देख रहे हो कि देयर इज अ एम इन दिल्ली टू व्हाट, टू रिमूव द माउंटेन ऑफ द गार्बेज। अभी गवर्नमेंट लगातार कह रही है ना कि हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वेस्टेज हम क्रिएट करके कई कूड़ों का पहाड़ बना दिए, वेस्टेज का माउंटेन क्रिएट हो गया दिल्ली के आसपास, ठीक है। अभी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं हम, दिल्ली को भी एक स्मार्ट कैपिटल सिटी बनाना चाहते हैं वर्ल्ड अक्रॉस, क्योंकि हमारा इमेज दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड में एक है। तो पॉल्यूशन फ्री क्यों ऐसा हुआ? डिस्पोज आपने जो किया वो अनमाइंडफुल डिस्पोजिव, वेस्टेज को ऐसे जाके डाल दिया, कहीं डंप कर दिया। नाउ सिंस रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने कहा यूबिक्विटस नहीं है, चारों तरफ एक तरह के रिसोर्सेज होते तो हमें कहीं जरूरत नहीं होती कि दूसरे देशों से मंगाए। आज हम यूरेनियम के लिए डिपेंडेंट नहीं होते दूसरे देशों के ऊपर, लेकिन ऐसा है नहीं। रिसोर्स इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड over the earth's surface and their movement constitute a major component of the spatial system in which the man interact with the man of other places. Getting my point? Because now the our prime minister visited US and every day in the newspaper what the deal has been signed between India and US is in news. हम इंजन मंगा रहे हैं, हम ये टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, हम ये, बिकॉज रिसोर्स एक नहीं, ठीक है ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द रिसोर्स प्रोसेस ड्रॉज बोथ दीज सिस्टम टुगेदर, ओके, इनटू सिंगल सिस्टम ह्यूमन और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी on the earth's surface. So basically what I have said, that ecological system, I had said that, I had also said that spatial as well as both are under the anthropogenic. Okay, man is involved. So basically you should keep in mind this relationship. Okay, now next, so what is important here? Important here that we have to maintain ecological balance. What is very important? We have to maintain the ecological balance. What is another part which is important? We have to maintain the environment. Okay, because clean environment is required. We are polluting, we are affecting the environment. Next, what is another part is important?
रिसोर्स मैनेजमेंट। मैंने क्यों कहा रिसोर्स मैनेजमेंट? क्योंकि रिसोर्स का इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो मैनेजमेंट भी चाहिए। और मैनेजमेंट के लिए फिर प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, पॉलिसीज भी बनानी पड़ेगी। प्लानिंग एंड पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। सो व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर दैट to ensure the best resources, best use of resources to avoid disastrous interference in the natural ecosystem, there is a pressing need for the ecosystem management and plan. Okay, by establishment of control system in which feedbacks can be manipulated to promote beneficial change and to restrict adverse ones. Sometimes what happen, हम क्या कहते हैं, जैसे से फॉर एग्जाम्पल माइनिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, है ना, तो माइनिंग एक्टिविटीज अगर अनमाइंडफुल करोगे तो वहाँ लैंडस्लाइड, मड स्लाइड और अवलांच के खतरे बढ़ जाते हैं, लोग माइंस के नीचे दब जाते हैं। तो माइनिंग एक्टिविटी में भी आपको एक रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, इट इज वेरी डेंजरस। मैंने क्या कहा कि तो हमें क्या करना होता है, वी हैव टू लुक एट द फीडबैक ऑल्सो। अगर कोई एक एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं हम इम्बैलेंस देख रहे हैं, कहीं पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो हमें फीडबैक लेकर मैनिपुलेट करना होता है और बेनिफिशियल चेंज करना पड़ता है, और उसके लिए आपको प्लानिंग की जरूरत होती है, फिर नई पॉलिसीज बनानी पड़ती है। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। सो व्हेन वी आर लर्निंग द रिसोर्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड that how much resources we have to extract. And now, as you know, there is a term sustainable development, means we have to cater our needs as well as we have to preserve the resources for our next generation also. So we have to extract the resources mindfully and utilize it. ऐसा नहीं है कि सारा एग्जॉस्ट आज ही कर। जैसे आप डेवलप कंट्रीज को देखिए, बड़े स्मार्ट वे में वो अपने रिसोर्सेस को यूज करते हैं। से फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग यू अ एग्जांपल ऑफ यूएसए। राइट नाउ देयर इज अ वॉर बिटवीन यूक्रेन एज वेल एज द रशिया, एंड व्हाट इज द थिंग इन बिटवीन दैट। इवन भारत को देखो कि भारत जो है लगातार इंपोर्ट कर रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का रशिया से। क्यों? क्योंकि रशिया के पास अभी इकोनॉमिक क्रंच हो गया, वेस्टर्न वर्ल्ड से उसके रिलेशन खराब हो चुके हैं, और उसके पास मनी का मेजर सोर्स है पेट्रोल, वो कम रेट पे दे रहा है। भारत को ये मौका लगा तो वो खरीद रहा है। मैंने आपको बताया होगा कि सबसे ज़्यादा वहाँ से पेट्रोल खरीदने वाले या पेट्रोलियम प्रोडक्ट भारत में रील था, रिलायंस इंडस्ट्रीज था, रिलायंस पेट्रोलियम जिसे कहते हो। लेकिन अभी IOCL ने उसको पीछे छोड़ दिया। IOCL इज अ PSUs, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ओके, व्हाई? बिकॉज इंडिया चाहता है ज्यादा से ज्यादा अभी सस्ता तेल है तो खरीद के रख लो। यूएस भी कर रहा है, डिस्पाइट यूएस इज along with the Ukraine, but US companies are also taking the petrol from the Russia. Getting my point? And now the problem is because Russia ने पेट्रोलियम प्राइसेस कम कर दी। अभी चैलेंज किसको हो रहा है? सऊदी अरेबिया को। चैलेंजेस किसको हो रहा है? ईरान को। अब इनकी पेट्रोलियम के रेट अगर महंगे होंगे तो कौन लेगा? So now they are also reducing the prices. Getting my point? So basically, when you look at it smartly, the US are exhausting less. ठीक है ना? हम 85% अपने पानी का, अभी मैं बताऊंगा, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, वो 40% में काम चलाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो ऐसे क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे जिसमें पानी की आवश्यकता कम हो, आप ऐसे क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे जिसमें पानी ज्यादा हो, आपसे वो ले लेंगे ये चीजें और अपना पानी बचाएंगे। वो बहुत फ्यूचरिस्टिक प्लान करके, उनकी प्लानिंग, उनकी पॉलिसीज देखोगे तो आप दंग रह जाओगे। हर एक रिसोर्सेज को वो मैनेज कर रहे हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट इट इज एग्जॉस्टेबल। ओके, भारत के कई, अभी पढ़ेंगे तो कई
states में, कई districts में, we have more than 750 districts in India, and out of that now the water is exhausting, और ऑलमोस्ट जगह पे लोग पानी खरीद के पीने लगे हैं। अब कुछ दिन में स्नान करने के लिए भी, कपड़े धोने के लिए भी पानी खरीदना पड़ सकता है, और कई जगह तो लोग टैंकर्स का इस्तेमाल कर भी रहे हैं आज। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द कंडीशन वेयर मोर देन 1200 रिवर्स आर देयर, और स्ट्रीमलेट जोड़ दे तो 10,000 हैं भारत में, और मोर देन दैट। उसके बावजूद भारत जैसे देश में पानी की इतनी बड़ी किल्लत और समस्या है, तो आप उन देशों को सोच सकते हैं जो एरिड और डेजर्टिक एरिया में, उनकी क्या हालत। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ देयर इज अ एजेंडा इन दिल्ली, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि यहाँ के जो सीएम हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि कई सारे झील, लेक्स बनाए दिल्ली। एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है दिल्ली में, कई लेक्स बनने वाले हैं। और कैसे बनेंगे? तो वो जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको रिफाइन करके उसी से वो बनाएंगे, ठीक है ना। सो व्हाई द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट इट? बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग द आर मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट। नाउ दिस इज द चैलेंज। ओके, so the meaning of resources, particularly in relation to those elements which are useful rather than necessary to the man, okay, varies spatially and temporally, and depending on the cultural and technical level of society using it, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब प्रिमिटिव सोसाइटी थी, तो धीरे धीरे आपने सुना होगा, लोगों ने आग का आविष्कार किया, पहिया बनाया, लोहे का आविष्कार किया, तो धीरे धीरे वो चीज़ें, फिर मेटालर्जिकल प्रोसेस जाना, तो उन्होंने ब्रॉन्ज बनाया, उन्होंने ब्राश बनाया, एलवाय बनाने शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे मैन जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी लर्न करता है तो नई रिसोर्सेज क्रिएट करता है, ठीक है। सो रिसोर्स इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी बेस्ड, रिसोर्स इज ऑल्सो कल्चरल बेस्ड, बिकॉज मैंने कहा एक कल्चर में जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो दूसरे कल्चर में ज़रूरी नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट कल्चर, वियतनाम में जाओ, कंबोडिया में जाओ, ओके, वहाँ पे लोग इंसेक्ट्स खाते हैं स्नैक्स के तौर पे, ओके, फ्रॉग खाते हैं। लेकिन वही जब आप आगे आ जाएंगे नदर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, स्टेपल डाइट राइस है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इवन आर वेजिटेरियन। क्यों? तो कल्चरल डिफरेंस है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अलग अलग हैं, तो लोगों की हैबिट्स भी वैसे डेवलप है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में लोग अब मिक्स चीज़ों को देख के यूज कर रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं तो कल्चरल डिपेंडेंस भी है। अभी आपको पता है कि रिलीजियसली कल्चर का एक पार्ट रिलीजन भी है। अब रिलीजियसली सम पीपल से, फॉर एग्जांपल इन इस्लाम, ओके, pork is prohibited, पिग से घृणा करते हैं। इन हिंदुइज्म काउ इज वेरी पायस एनिमल, अब बीफ नहीं खाते, तो काउ स्लॉटरिंग इज बैन। गेटिंग माई पॉइंट? सो कल्चरली इट इज प्रोहिबिटेड बिकॉज देयर इज अ इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। बट वही वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओ, लोग बीफ खा रहे हैं, लोग पोर्क खा रहे हैं। इंडिया में जाओ, जाके नॉर्थ ईस्ट में लोग पोर्क खा रहे हैं। सो कल्चरल डिफरेंसेस इज देयर। फॉर वन कल्चर what is resource that is not resource for the other culture, उसका इस्तेमाल दूसरे नहीं कर रहे हैं। So there is influence of religion, there is influence of culture over the resources also. Am I clear to all of you? समझ में आ रही है बातें? ठीक है। तो characteristics I had already discussed, that a resource is never a physical substance or material, rather it is intrinsic quality of substance or the material also, okay. So next, it refers to intangible and usable। इसके बारे में भी मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
कैन यू टच इट? आप किसी इंटेलेक्ट को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो जरूरी नहीं है कि सारे रिसोर्स जो हैं वो टैंजिबल ही हो, जिसको आप छू सकते हो, पकड़ सकते हो, कुछ ऐसी भी चीजें हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ह्यूमंस ब्रेन हैविंग इनफाइनाइट कैपेसिटी, ठीक है, स्किल और विजन इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एन इंटेंजिबल थिंग। तो रिसोर्सेज की इंट्रिंसिक क्वालिटी भी होती, ठीक है। मैन की इंट्रिंसिक क्वालिटी क्या है कि उसके पास क्रैनियल कैपेसिटी है, वो जो सोच सकता है, क्रिएट कर सकता है, उसकी जो क्रिएटिविटी की लेवल है वो इनफाइनाइट है। और इसीलिए डेली बेसिस पर हम कई सारी चीजें इनोवेट कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। ये कैसे हो पा रहा है? ड्यू टू मैन्स इमेंस कैपेसिटी। यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट even feel it. Okay, so resource is technology dependent, another aspect, another characteristics already I had discussed. Okay, and resource for one set of people can be waste material for the others. अभी मैंने कल्चर का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। एंड रिसोर्स डिपेंडेंट ऑन कल्चर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। ओके, अब जो गरीब है, जो टेक्नोलॉजी जानता ही नहीं है, आज वर्ल्ड में जितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, अब गांव का आदमी देखा ही नहीं है, बहुत सारे रिमोट एरिया के लोग को पता ही नहीं है कि अच्छा ये भी रिसोर्स है। सो इट डिपेंड ऑन इकोनॉमिक capacity of the people of the region, also resources utilization. So resource is a dynamic concept. Okay, it change with time and space. Resource always change with the time and space. Okay, and as the time changes, as you know, technological innovation led to the new technology. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा, बायोटेक्नोलॉजी आपने पढ़ा, आईटी आपने पढ़ा, रोबोटिक्स आप पढ़ रहे हो, नैनो टेक्नोलॉजी, ये जितनी टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हो, सभी में डे बाय डे नई चीजें आ रही है ना। कल आपने हिंदू का आर्टिकल पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि सेल कल्चर्ड मीट्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है ना। यानी सेल से ऐसा मीट, चिकन मीट डेवलप कर रहे हैं जो कि खाने में सेम टेस्ट होगा, लैब में क्रिएट हो जाएगा। खाने में चिकन जैसा टेस्ट ही होगा, बट आप लैब में बना लोगे उस मीट को, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी आप देखिए कितना एडवांस हो चुका है। ओके, दैट्स व्हाई व्हाट आई हैव सेड दैट रिसोर्स इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर just preparing the things which is natural in the lab with the help of technologies. सेल ले लो एनिमल से और मीट बना दो लैब में। तो कल के दिन में आपको चिकन ग्रो करने की जरूरत नहीं है, सेल से ही बना दीजिए लैब में, और मार्केट में उतार रहे हैं। 2 कंपनियां आ गई हैं मार्केट में जो बना रही हैं सेल से मीट। कल ही के द हिंदू पेपर में वो आर्टिकल है, पढ़ लेना आप, साइंस एंड टेक में काम आएगा। रिसोर्स इज अ फंक्शनल कॉन्सेप्ट. It refers to the functionality of naturally occurring substance or materials, because on the basis of functionality we use the things. ठीक है ना। यूरेनियम का हमने फंक्शन देखा कि अच्छा वो रेडिएट करता है, एनर्जी लिबरेट कर सकता है, तो हमने एनर्जी निकालनी शुरू कर दी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमने डिराइव कर लिया, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बताया था समटाइम्स द न्यूट्रल इज स्टफ, एवरी नेचुरल एंडोमेज इज न्यूट्रल स्टफ, ठीक है। जैसे सैंड इज अ न्यूट्रल स्टफ, प्लस सैंड एंड वाटर इज रेसिस्टेंट स्टफ, मैंने रेसिस्टेंट स्टफ का है। दे आर प्रोएक्टिव सब्सटेंस, बट इसको मॉडिफाई करोगे, ऑल्टर करोगे तो ये यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड सैंड, वाटर, नाइट्रोजन प्लस ह्यूमस ऑल बिकम द रिसोर्सेज, और ये रिसोर्स बन जाता है बिकॉज तब इसमें प्लांट ग्रो कर लेते हो। गेटिंग माई पॉइंट? So when you are learning the resource having the neutral stuff, the resistant stuff, okay. रिसोर्सेज और वेल्थ का कॉन्सेप्ट भी बता दिया था पिछली क्लास में। वेल्थ इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, बट रिसोर्स मैंने कहा फंक्शनल और डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रिसोर्स इज माइंड डिपेंडेंट बिकॉज एवरी डे वी इनोवेट अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड द न्यू रिसोर्सेज वी क्रिएट,
इन कॉस्मोपॉलिटन कल्चर्स वी आर ऑल्सो एडवेंटिंग, भारत में भी लोग कॉन्टिनेंटल डिश खाने लगे हैं, वेस्टर्न डिश, ठीक है ना, वो जो पहले नहीं था वो आज आपके फूड हैबिट में आ रहा है. Resources has the final goal of human welfare, emancipation, and these resources is always welfare oriented. Okay, and resource is humanistic concept. Resource किसे कहते हैं? जो इंसानों के द्वारा यूज, ठीक है. और फिर मैंने ये बताया इनएनिमेट, एनिमेट, ये बायोटिक है, ये नॉन बायोटिक है, फिजिकल एनवायरनमेंट से ले रहे हो, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द मटेरियल्स, ओके, एंड नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक एज वेल एज एनर्जी, नॉन एनर्जी, एंड मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फेरस, नॉन फेरस, अंडर मेटेलिक वी लर्न. ओके, नाउ कम टू द वाटर रिसोर्स. अब देखते हैं वाटर रिसोर्स. So now we have to learn it. पहला रिसोर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वाटर, वेरी एसेंशियल. मैंने कहा लैंड भारत के पास कितना है, नेट शोन एरिया, ग्रॉस शोन एरिया, फैलो लैंड, फॉरेस्ट लैंड, ये मैं बता चुका हूँ. अब लैंड कंजर्वेशन, लैंड पॉल्यूशन, ये तैयार करना है, ठीक है ना. लैंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, लैंड यूज पॉलिसी मैंने गवर्नमेंट की बता दी, ठीक है. So I'm expecting कि you write a short notes on land pollution and its management and conservation. तो एक होमवर्क लिख लो. देखो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एक्ट बनाया है, क्या कुछ पॉलिसी है हमारे पास लैंड मैनेजमेंट की, ठीक है ना. प्लान प्रोसेसेस देखना, क्या 5 ईयर प्लान जब चल रहे थे तो कुछ लैंड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे या नहीं लिए गए, ऐसे हम सोचते हैं. देखना इसके बारे में, मिलता है तो बताना मुझे, ठीक है. अब देखो कि एज यू नो वाटर इज अ साइक्लिक रिसोर्स. Already I had discussed about the water cycle. We called it hydrological cycle. We also called it water or hydrological cycle. Okay. Water or hydrological cycle. Okay. So water is a cyclic resources. The first and foremost, why the water is cyclic resources? Because water replenish. Okay, so it is known as water cycle or hydrological cycle. Ecology environment में bio geochemical cycle डिस्कस किया था, तो मैंने आप लोगों को ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल ये डिस्कस किया था, है ना. तो बायोस्फीयर के अंदर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर आते हैं जहाँ लिविंग होते हैं. वहां हम देखते हैं कि वाटर जो है अपने आप को क्या करता है, वाटर एग्जॉस्ट होता है, रिचार्ज होता है, क्योंकि वाटर साइकिल चलता रहता है, ठीक है. वाटर साइकिल कैसे, क्या सोर्सेज है, बेसिकली सोर्स है हाइड्रोस्फीयर. वाटर कहाँ कंजर्व है, हाइड्रोस्फीयर. रिजर्वायर ऑफ वाटर तो हाइड्रोस्फीयर है ना. देयर आर 3 स्फीयर. One is the lithosphere, land part. Another is water part, that is hydrosphere. और तीसरा जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है उसे एटमॉस्फेयर कहते हो. और तीनों जगह लाइफ एग्जिस्ट करती है. तो पूछा जाएगा रिजर्वायर ऑफ वाटर क्या है, हाइड्रोस्फीयर. पानी कहाँ है पृथ्वी के ऊपर, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं वो हिस्सा पृथ्वी का जहाँ पानी है. अब अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो मेजर जो पार्ट है जहाँ पानी है वो है ओशन. Ocean, or when you look at the planet Earth, 71% part of the planet Earth is occupied by water.
नहीं. And the earth is the only planet which contains water and sustain life. भाई दुनिया तो यही ढूंढ रही है ना कि लाइफ और कहीं एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, या पानी किसी और दूसरे प्लेनेट पर है कि नहीं, यही तो ढूंढ रहे हैं ना हम अभी. ठीक है. सो अर्थ इज ओनली प्लैनेट एंड दैट्स व्हाई अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट, बिकॉज इट रिफ्लेक्टेड एंड लुक्स लाइक ब्लू. व्हाई? बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. So 71% part of the earth occupied by water, and what is the major reserve are the oceans, Arctic, Atlantic, Pacific and Indian oceans. These are the large water bodies, but apart from that there are streams, lakes, pools, ponds are also there which contains water. Water is also available on the land within the pore of the soils, and underground water are also there. When we talk about the sources of water, the water may be the surface water as well as ground water. वाटर के अगर आप देखेंगे अर्थ के ऊपर तो दो तरह के हैं. एक सरफेस पे फ्लो कर रहा है स्ट्रीम में, ठीक है ना, लेक्स में, पॉन्ड्स में जो आपको दिख रहा है. दूसरा ग्राउंड वाटर दिखता है. ठीक है. अब क्या हो गया कि जब सनलाइट पड़ेगी, सन इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी and sun is very essential for hydrological cycle. When the sun energy reached on the land as well as water, the water and land get heated. As well as over the land and water there is a vegetation also. Land के ऊपर भी पेड़ पौधे हैं और पानी में भी पौधे होते हैं, aquatic plant. So when the sunlight is reaching on the earth's surface as well as water, what happened? The water evaporate. Evaporation मैंने लिखा है. Water evaporate. And not only the water evaporate, but the vegetation which is there, this vegetation which is there, from here there is a transpiration takes place. Leaf से भी पानी ऊपर उड़ते हैं, पत्तियों से. That is known as transpiration, that process. और लैंड के soil से भी पानी उड़ रहा है. So there is a evapotranspiration. So the process through which the water is reaching in the atmosphere are transpiration and evaporation. Jointly it is known as evapotranspiration. And when the water is reaching in the atmosphere, the water condensed as a cloud and precipitation takes place, rain takes place, snow takes place. ये सब snowfall होगा. Okay. And when the snowfall takes place at the higher elevation or polar area, there are snow and glaciers. This snow and glaciers melt, and as a result of melting there is a runoff. तो पानी नदी बन के मूव करने लगी. फाइनली नदियां कहाँ पहुंचती हैं? ओशियंस में या लेक में गिरती हैं, लोलैंड में जाकर. ठीक है. There is a formation of lakes also. Okay. Some waters infiltrate, वह infiltration हो जाता है, percolation हो जाता है, वो soil के थ्रू और rocks के pores के थ्रू या crevices के थ्रू नीचे जाता है. और जहां hard rock होते हैं, उस hard rock के ऊपर accumulate हो जाता है. उसे आप ground water कहते हो, water table बनाते हैं. The groundwater also moving, वो भी रीच करता है ओशन में जाके पहुंचता है, अंदर अंदर फ्लो है उसका. We are extracting the groundwater for irrigation or drinking purposes also. No. So basically this is the process through which what happened? This is the process through which the water cycles continue. और देखो यहाँ जैसे ये क्लाउड है, क्लाउड कंडेंसेशन, एडवेक्शन प्रोसेस है, मूवमेंट ऑफ द क्लाउड हॉरिजॉन्टली. ओके. यहाँ देखो सब्लिमेशन है, सीधा स्नो जो है सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो गया. सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है फिर गैस में, बट सब्लिमेशन कहते हैं जब फेज चेंज हो जाता है सॉलिड से सीधे गैस, गैस से सीधे सॉलिड. ठीक है. तो ऐसा भी होता है, एक्सेसिव सब्लिमेशन भी होता है. So basically what I would like to suggest you people that water is a
cyclic resources. But now the question is whether the cycle is continuously going on in a smooth manner. The answer is no. Because of anthropogenic activity, now this cycle disturbs. And that's why when the cycle disturbs, अभी आपने देखा होगा कि IIT कानपुर ने क्या किया, क्लाउड शेडिंग किया, आपने देखा, एरोप्लेन से उन्होंने, ठीक है, और रिलीज किया हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, और उसके बाद वर्षा हुई. अभी 3 दिन पहले की बात है ना, 3-4 दिन, अभी मीडिया हैज कवरिंग दैट. ठीक है, तो उसके ऊपर वो पहले से ही टेक्नोलॉजीज है, उसका हमने इस्तेमाल किया. ठीक है, किसके लिए? बारिश करने के लिए. क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि हमने वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया. तो जो क्लाउड कंडेंसेशन प्रॉपर होते थे, हमने एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूट कर दिया, इतना एग्जॉस्ट कर रहे हैं वाटर को, कि हमारा वाटर साइकिल जो कंटिन्यू नेचर में हो रहा था वो भी डिस्टर्ब होने लगा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. तो अभी प्रॉब्लम क्या होगा फ्यूचर में? ये वाटर साइकिल अगर अभी बैलेंस नहीं करने की, व्हाई द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कवर द लैंड विथ द ट्रीज. 33% फॉरेस्ट क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि इन्वायरमेंट सस्टेनेबल हो, ये वाटर साइकिल मेंटेन रहे, वो बैलेंस बिगड़े ना, डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो धीरे धीरे डिस्टर्ब कर रहा है इंसान अपनी एक्टिविटीज के कारण. Getting my point? So here I have mentioned that approximately 71% part of the earth covered by the water, and but fresh water constitute only about 3% of the total water. Will be 2.64%, almost around 3%. And what is required? What we are consuming? The fresh water. So out of 71, अगर 71 को आप देख लें तो 3% फ्रेश वाटर है. तो फ्रेश वाटर रिसोर्स इज वेरी स्कार्स, वेरी लिमिटेड, and this billions of population, trillions of population depend on these fresh water resources. Okay, and this is the greatest challenge for us, to supply the fresh water to the human being for their needs. So what is creates this fresh water scarcity led to what? Classes. अब इसके कारण क्लासेस. अब भारत में ही देखो, कई नदियों पे इंटर स्टेट डिस्प्यूट चल रहा है, नहीं चल रहा है? आप सुनते हो ना, 2 राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के लिए झगड़ा चल रहा है. क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ वाटर इज अ वेरी एसेंशियल एंड स्कार्स रिसोर्सेस, इसलिए वो डिस्प्यूट्स आप पढ़ते हो. ठीक है, और वो डिस्प्यूट्स अगर टाइम पर मैनेज नहीं किया जाए तो वो डिजास्ट्रस हो जाएगा. In Manipur, the people are fighting for resources. Our own people are fighting for the resources. नहीं देख रहे हो ना, continuously more than 1 month से ज्यादा ही हो गया उन classes को होते हुए. And that is a very violent classes. Very many people die in the classes. ठीक है, अभी ज्वाइंट मीटिंग था ना, ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग्स था, एक टीम जा रही है मणिपुर बात करने के लिए. ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट्स मेंशन किए. मैंने फैक्ट्स क्या मेंशन किया कि मैंने बताया 71% जो वाटर है वो क्या है, 71% पार्ट अर्थ का ऑक्यूपाइड बाय वाटर. तो कितना परसेंट लैंड हो गया? 29. इस 71 को अगर 100 मान लो तो इसमें से सलाइन वाटर 97% पार्ट. इसको अगर 100 मान लेते हैं तो 97.4% क्या है? सेलाइन वाटर. ये देखो येलो पार्ट में मैंने क्या मेंशन किया है? सेलाइन वाटर. और मात्र इतना 2.6% फ्रेश वाटर. आउट ऑफ टोटल वाटर मैंने बताया ना, ऑलमोस्ट अराउंड 3 भी नहीं है, 2.6%. हाँ, और उसमें भी आइस क्यूब और ग्लेशियर अभी मैं बताऊंगा.
और ये जो फ्रेश वाटर है, अब इसमें फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया 1.74%, यानी इसका 2.6% का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो 1.74% आइस एंड ग्लेशियर्स है ये, और आइस और ग्लेशियर्स को जाके थोड़े ना हीटर जला के मेल्ट करके पानी पियोगे. That is a source of perennial river in certain areas. Okay. Then groundwater 0.76%. In the plateau region of India, there is a scarcity. In this summer, majority of the towns having the scarcity of the water. Motor failed. There is no water availability. है ना. 0.76% out of 2.6% कितना है? 0.76%. and active water 0.1%. तो सोच लीजिए कि ये 2.6% में भी मोर देन हाफ तो वाटर ट्रैप्ड है ग्लेशियर के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में. दिस ग्लेशियर एंड आइस आर द सोर्स ऑफ द पेरिनियल रिवर्स. ओके, नाउ अब देखो ये जो 0.1% एक्टिव वाटर है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो. ये जो 0.1% मैंने एक्टिव वाटर दिया, ये एक्टिव वाटर क्या है? द वाटर ऑफ लेक्स एंड वेटलैंड. और लेक और वेटलैंड में इस 0.1% का कितना है? 0.0138%. इस 0.1% का ये जो रीजन है, ये जो देख रहे हो, ये इसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये पहले मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले मैंने बताया कि ये जो रीजन है, ये जो है ये एरिया, इसको अगर फिर से बड़ा करके इसको डिवाइड करो 2.6% को, तो ये आएगा ग्राफ. ठीक है ना, पाई चार्ट. आइस एंड ग्लेशियर 1.74%, यानी इस 2.6% का ये एरिया पहला एरिया है. सेकेंड द ग्राउंड वाटर एंड थर्ड इज द एक्टिव वाटर. अब नाउ समवन इज आस्किंग यू कि एक्टिव वाटर कितने तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ? तो वो मैंने लिखा कि लेक्स एंड वेटलैंड, ये कितना है? 0.0138%. ठीक है ना, तो 0.0138% the water is present in the lakes and the wetland. Second, river 0. This is river 0.002%. The fresh water availability in the river is 0.002%. Then the soil moisture, in the soil the air is also present in the pores. How much amount? 0.001%. okay, look at in atmosphere the vapor is present. अभी humidity feel हो रहा है ना, there is a vapor in the atmosphere. water vapor कितना परसेंट है? तो ये है water vapor 0.001%. and last in the living things, हमारे पेड़ों के शरीर में भी पानी है, हमारा भी बॉडी का मेजर पार्ट तो पानी ही है ना. तो लिविंग थिंग्स में भी वाटर है. कितना परसेंट है? 0.0001, यानी 0.001%. ओके, इसी रिसोर्स की मारामारी है ये 2.6% रिसोर्सेस के लिए. इस पे हम डिपेंड करते हैं फ्रेश वाटर के ऊपर, नहीं पीने के लिए खास करके. एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में आप सलाइन वाटर तो यूज नहीं करोगे ना. तो फॉर इरिगेशन, फॉर पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर कितना सोर्सेज है? 2.6. उसमें भी 1.7% आइस एंड ग्लेशियर में है. ग्राउंड वाटर 0.76 और एक्टिव वाटर लेक, रिवर, सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर एंड लिविंग्स 0.1%. अभी देख रहे हो व्हाट इज द सिनेरियो. सो बेसिकली आपको दिखने में लग रहा है पानी बहुत है, पानी बहुत कम है. ठीक है ना, एंड दैट्स व्हाई यू नीड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग. नो,
दिस इज द वेरी स्कैरी सिचुएशन. देख के लग रहा है डर, क्या होगा आगे वाले जनरेशन का. ठीक है, फ्यूचर में बात लोग करेंगे. मेरे दादा परदादा ना 2-4 बाल्टी से स्नान करते थे. ठीक है, दिस इज द सिचुएशन. This situation we had achieved already in Rajasthan, Gujarat, in certain region. Such things happen even in the northern belt. ठीक है ना? So what I have mentioned that, in fact, a very small proportion of fresh water is effectively available for human use. बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम. समय और जगह के साथ बदलता है ना. पानी मैंने कहा राजस्थान में डेजर्टिक एरिया में अवेलेबल ही नहीं. गुजरात सलाइन एंड अल्कलाइन एरिया में देयर इज लैक ऑफ फ्रेश वाटर. इन द कोस्टल एरिया द वाटर इज सलाइन एंड अल्कलाइन. नो, इन पंजाब एंड हरियाणा the groundwater becomes saline, alkaline, polluted also. बहुत सारी जगह तो आर्सेनिक हैं, ऐसे ऐसे हार्मफुल एलिमेंट है, आप पानी पी नहीं सकते हो, कैंसर हो जाएगा. सुनते हो ना, वाटर गेट पॉल्यूटेड. उसमें पार्टिकुलेट मैटर हार्मफुल इतने बढ़ गए, आपने इतना ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर लिया, या एक्सेसिव फर्टिलाइजर और पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया जिससे पानी पॉल्यूट हो गया. तो पीने का पानी या फ्रेश वाटर जो यूज के लिए है, इरिगेशन और पीने के लिए, वो बहुत कम. तो प्रॉब्लम क्या है? द टेंशन एंड डिस्प्यूट ऑन शेयरिंग एंड कंट्रोल ऑफ दिस स्कार्स रिसोर्सेज आर बिकमिंग कॉन्टेस्टेड इश्यूज अमंग कम्युनिटीज, रीजन एंड स्टेट्स. देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द पीपल, बिटवीन द स्टेट्स, बिटवीन द कम्युनिटी. No. And the assessment efficient use and conservation of water therefore necessary to ensure the development. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें assessment करना होगा, efficient use और conservation करना होगा. That is the need of the time. Am I clear to all of you? समझ आ रहे हैं? Okay. Now, next. Some facts related to water. What are the facts I have mentioned? That the 2 billion people have no access to the clean drinking water. 2.9 billion people have no access of sanitation. This is the conditions right now, and this data is not revised in 2023. तो सोचो इनकी लाइफ कैसे होगी. इतने लोगों को पानी अवेलेबल ही नहीं है, इतने लोगों के पास सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं. By 2025, where 40% of the world's population, or about 3 billion people, will live in countries where it is difficult or impossible to get enough water to satisfy the basic needs. And what happened in 2050 if we will not take the measures? 80% of the illness and the death is in underdeveloped country is due to the contaminated water. गोलगप्पे खा के टाइफाइड हो जा रहा है नहीं? This is due to contaminated water. Okay, 80% of the illness and the death I'm talking about is due to or underdeveloped developing countries, because hygiene is the problem, contamination is the problem. And a child, एक बच्चा हर 8 सेकेंड में मर रहा है ड्रिंकिंग contaminated water पी. This is the reports. 8 सेकेंड में एक बच्चा contaminated water पीने के कारण मर रहा है दुनिया में. This is the grievous scenario. Do you don't think we need a proper measure planning? Of course. This is the scenario of the world I'm talking about. Okay. And this is the fact you should keep in mind, because
that support you to write a good essay when there is a debate on the availability of the water and why the fresh potable drinking water is need of a time. It is required by the human being. Okay. अगले जनरेशन के लिए आपको ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करें तो मैंने इस डायग्राम में दो पार्ट है, ये लैंड पार्ट, ये वाटर पार्ट। लैंड से भी इवेपोरेशन होता है, कितना, ठीक है, किलोमीटर क्यूब, 60,000 किलोमीटर क्यूब इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द लैंड पार्ट। एंड हाउ मच प्रेसिपिटेशन अकर, ये इवेपोरेशन हुआ, क्लाउड कंडेंसेशन हुआ, और क्लाउड कंडेंसेशन से इसके बाद जो प्रेसिपिटेशन होता है वो 95,000 किलोमीटर क्यूब। बट जो प्रेसिपिटेशन ओशियन यानी एक्वेटिक हाइड्रोस्फीयर से हो रहा है, वाटर बॉडीज से, वो इवेपोरेशन तो ज्यादा ही होगा ना लैंड से। ये वाटर सरफेस है, ये हीट होगा तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा। 3,20,000 स्क्वायर किलोमीटर क्यूब, 3,20,000 किलोमीटर क्यूब, ठीक है ना। ये इवेपोरेशन है। प्रेसिपिटेशन कितना है? 2,85,000 किलोमीटर क्यूब। तो टोटल इवेपोरेशन तुम जोड़ सकते हो इसको और इसको, और टोटल प्रेसिपिटेशन जोड़ सकते हो 285,000 प्लस 95,000। समझ रहे हो ना? इन द ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आई एम टॉकिंग अबाउट, पूरी दुनिया में अगर जोड़ लें लैंड पार्ट 29% और 71% वाटर पार्ट, तो कितना इवेपोरेशन, कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उसका ये स्टैटिस्टिक्स है। ओके, and this is the availability of the water in different sources. When you look at the oceans, okay, area 10 to the power 6 square kilometer, इसमें 360.3 into 10 to the power 6 square kilometer area having the ocean. Okay, what is the volume in kilometer cube? This is the volume of the ocean. Percentage of the water, 96.5% of the water occupied. Okay, now there is no fresh water in the ocean. As you know, ocean is a saline water body. The groundwater, and the groundwater में भी fresh water और saline water दोनों तरह के groundwater available हैं। मैंने बताया जैसे गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कोस्टल बेल्ट, यहाँ पे saline water है। Volume of water, volume of saline water underground, percentage देखो 0.76 fresh water, saline water 0.93, ठीक है ना, percentage 30.1, soil moisture, volume, ठीक है ना, percentage of total water, और इसमें इतना परसेंट फ्रेश वाटर। पोलर आइस कितना एरिया में पोलर आइस है? 16 into 10 to the power 6 square kilometer areas, and this is the volume of the polar ice, and this is the percentage out of that। अगर polar ice 1.7 इसको 100 मान ले तो 68.6% fresh water availability। other ice and snow 0.3%। लेक्स में देखोगे फ्रेश वाटर लेक और शलाइन लेक दोनों लेक है ना इंडिया में भी। जैसे चिल्का सुनते हो तो चिल्का इज अ लगून, इज अ सलाइन वाटर बॉडीज। ओके, बट अगर वूलर की बात करते हो, कोलेरू की बात करते हो, दीज आर फ्रेश वाटर लेक ना। ओके, सो 1.2 into 10 to the power 6 square kilometer areas it covers। Okay, 0.8 into 10 to the power 6 square kilometer area covered by the saline lakes। This is the volume, this is the percentage। इसको 100% मानो 0.26% is the fresh water here only। मार्सेस, दलदल जो होते हैं उसको मार्सेस कहते हैं। 2.7 into 10 to the power 6 kilometer square area। Rivers, biological water means the water present in living is known as biological water। Atmospheric water, the moisture which is present in the atmosphere,
The total water 510 into 10 to the power 6 square kilometer area. This is the volume 100%, and the fresh water 148 2.5%. So this is the chart which gives us the global sources of the water. Okay, global sources of the water. So that statistics just suggest you where how much water is present on the planet Earth. Okay, in which form the water may be the fresh water as well as saline. तो saline water और fresh water के sources अर्थ के ऊपर क्या है, ये चार्ट है, ठीक है ना। उसके बाद देखोगे when we talk about there is a global water consumption, देखो तुम देखो 1900 से लेकर 2025 में एक्सपेक्टेड कितना, और केवल वर्ल्ड का हम देख लें, अलग अलग कॉन्टिनेंट वाइज डेटा है इसमें, ठीक है। वर्ल्ड का ये है ग्राफ, दिस इज द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द वर्ल्ड, and this is in the 1900 and this is expected in 2025. In the 1900 globally the people are using almost 550 okay BCM, billion cubic meter per year water. दुनिया में लोग कितना इस्तेमाल कर रहे थे 1900 में, लगभग 550 बिलियन क्यूबिक मीटर, BCM कहते हैं, ये मीटर क्यूब में निकालते हैं ना, तो बिलियन मीटर क्यूब पर ईयर, ठीक है ना। इतना पानी कंज्यूम कर रहे थे दुनिया में, जितना पॉपुलेशन था 1900 में 550 BCM पानी इस्तेमाल होता था। 2025 में कितना एक्सपेक्टेड है ये देखो, ये फिगर जो है वो ये कहता है कि ऑलमोस्ट 5200 BCM, ठीक है ना। तो एक सेंचुरी के अंदर हमने कितना जंप मार लिया, ठीक है ना। 6 टाइम्स कंजम्पशन, 6 टाइम्स इंक्रीज करके, समझ रहे हो। ऑब्वियसली आपको दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, एशिया में। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है, एशिया है, तो कंजम्पशन एशिया में वाटर का ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली। तो ये सेकेंड ग्राफ एशिया का है। एशिया में 2019 में ऑलमोस्ट जो है 450 के अराउंड और 400 BCM के अराउंड वाटर कंजम्पशन था, 400 BCM। एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड है कि ये 3000 BCM पहुंच जाएगा, 3000 BCM 2025, 400 से 3000 BCM पर ईयर। देन नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद अगर देखोगे यूरोप, उसके बाद अफ्रीका और सबसे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में रेट ऑफ कंजम्पशन बहुत नहीं इंक्रीज हो रहा है, ये ऑलमोस्ट 100 के आसपास था, वो बढ़ के 105 के आसपास जा रहा है, ठीक है ना। बट इट इज क्यों, क्योंकि कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन भी है। एशिया हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। So what I have mentioned that in the 1900 the global consumption of water was around 550 billion meter cube per year, BCM per year, which expected to reach around 5200 BCM per year globally. And while at continental scale Asia had the largest consumption of water in 1900, about 400 BCM per year, which is expected to reach about 3000 BCM per year, and Asia is followed by North America, Europe, Africa, South America and Australia and Oceania, according to this graph. तो global consumption समझ आया, okay, and why? Because of population and the area is the biggest factor. Because where the population is there, advancement is there, industry is there, irrigation facility, agriculture facility is there, तो consumption ज़्यादा है पानी का,
ओके, नेक्स्ट ट्रेंड ऑफ ग्लोबल यूज, ठीक है। ग्लोबल यूज देखो 1950 के अंदर अगर आप देखेंगे उतने ज्यादा रिजर्वायर्स नहीं थे। डैम और रिजर्वायर बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते गए वैसे वैसे बढ़ते गए। रिजर्वायर्स सबसे नीचे हैं, ये जो कलर है ये डेट इज रिजर्वायर, देन ब्लैक कलर म्युनिसिपल सप्लाई, देन ये कलर है इंडस्ट्री और ये एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर स्टिल द हाईएस्ट कंजम्पशन इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। पानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस एक्टिविटी में हो रहा है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अगर आप देखोगे ये लाइन कहां आ रही है, ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर क्यूब पर ईयर वाटर कंज्यूम्ड अर्लियर। टोटल वाटर कंजम्पशन यहां तक है ना, इसमें डिवीजन है, इसमें देखो डिवीजन है, ये ब्लैक कलर, ये कलर, ये कलर, तीन रिजर्वायर वाला कलर नहीं दिख रहा है ना इसमें, यानी सबसे म्युनिसिपल सप्लाई नीचे ब्लैक। म्युनिसिपल सप्लाई इज वेरी मीगर, वेरी लेस अर्लियर इन 1950। उसके बाद ये सेकेंड, आपको पता है बार ये बनाना पता है आपको, मैंने कहा कि ये है ग्राफ जो ये दिखा रहा है 1100, अब ये है ये 100 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान लो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 400, तो 400 एक 500 बाकी माइनस कर दो, तो ये रीजन है, ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना इसको। सो विच एक्टिविटी ऑफ कंज्यूम द मोर वाटर इन द 1950? एग्रीकल्चर। बट एग्रीकल्चर में और बढ़ता गया कंजम्पशन, और कंजम्पशन बढ़ता गया क्योंकि एग्रीकल्चर में इनोवेशन, हाई यील्डिंग वेराइटी नीड्स मच मोर वाटर। agricultural practices, net sown area, gross sown area increases with the time. Okay, ग्रेजुअली देखो यहां पर कि इंडस्ट्रीज में वाटर की 1950 में कंजम्पशन कम थी, इंडस्ट्री में कंजम्पशन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ठीक है। म्युनिसिपल सप्लाई, पॉपुलेशन कम था, म्युनिसिपल सप्लाई में वाटर की जरूरत कम थी, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो म्युनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर भी बढ़ानी पड़ेगी ना, और रिजर्वायर्स भी बढ़ रहे हैं अब। समझ आया? ग्लोबल यूज। So which is the major area which consume the water? Largest agriculture and then industry। फिर उसके बाद डोमेस्टिक यूज है, म्युनिसिपल सप्लाईज फॉर डोमेस्टिक यूज लार्जली। गेटिंग माई पॉइंट? तो तीन सेक्टर समझ में आया, सबसे ज्यादा कौन यूज कर रहा है? एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री, फिर डोमेस्टिक। घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी इस्तेमाल हो रहा है ना। When you compare US and India, what is the scenario? 85% of the water is used by the agricultural activity, used in agricultural activity। US वाले कितना यूज कर रहे हैं? 41%। India is a tropical country and in the kharif crop when you are प्लांटिंग राइट नाउ, अभी खेत तैयार हो रहे हैं ना, बारिश हुई खेत तैयार होंगे, राइस के लिए आप यूज करेंगे, कितना पानी कंजम्पशन होगा? शुगर केन में कितना पानी कंजम्पशन होगा, है ना, जूट में कितना पानी कंजम्पशन होगा? तो बेसिकली हम जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो वाटर कंज्यूम करेगा, कर रहा है, ठीक है। उसमें भी हाई यील्डिंग वेराइटी के बारे में मैंने बताया था, इसके लिए वाटर सप्लाई इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन। उसके बाद देखो, उसके बाद इंडस्ट्री, यहां इंडस्ट्री 11% वाटर कंज्यूम कर रहा है, भारत में ऑलमोस्ट 7। पब्लिक डोमेस्टिक 6% यूज हो रहा है ना, और पावर में 2% यूज हो रहा है, थर्मल एंड हाइड्रो बोथ 2%। यहां कितना पावर में इस्तेमाल कर रहे हैं? 38%। यहां पब्लिक 10%,
This is the scenario. Now we are adopting sprinkling irrigation. मैंने आपको बताया था ना, अब हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, लास्ट में मैंने पढ़ाया था ना. पहले हम लोग कैनाल से क्या करते थे, ओपन फ्लडिंग. मैंने आपको बताया था ना, उसमें पानी खेत में बह रहा है, बर्बाद हो रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है, मोटर चला के छोड़ दियो. अभी लोग समझ रहे हैं वैल्यूज ऑफ द वाटर, बिकॉज द वाटर इज श्रिंकिंग नाउ. So this is the consumption pattern comparison between the advanced country like US with the developing economy like India. Okay. This is the pie chart which is gives us idea. तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि हमें जुडिशियसली इस्तेमाल करना होगा, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ इरिगेशन लाना होगा, so we can save the water there where we are excessively using. We have to adopt such a variety of crops which needs less water. हमें वैसे पौधे लगाने पड़ेंगे या रिसर्च में डेवलप करना होगा जो कम पानी में ग्रो करें. ये हमारी जरूरत है, ये हमारी नीड है, कंपल्सन है. ओके. सो लेट्स लुक एट द स्टेटस ऑफ द वाटर इन इंडिया. अभी तक तो मैंने ग्लोबल वाटर सिनेरियो डिस्कस किया ना आपके साथ. Now let's see what is the condition in India. Already you learned that India having the 2.4% of the world's surface area. टोटल ज्योग्राफिकल एरिया दुनिया का देखेंगे तो भारत का ज्योग्राफिकल एरिया पूरे दुनिया का 2.45% है. और भारत में पानी पूरे दुनिया का कितना परसेंट है? 4% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज इज अवेलेबल इन इंडिया. 2.4% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया स्पेस है हमारे पास. पानी कितना है? 4% है. ठीक है ना. एंड this things is written in NCERT. If you read the NCERT, I have taken all these datas. ये सारी चीजें तो मैंने NCERT से भी ले ली है क्योंकि आपका बेसिक भी थोड़ा रिवीजन हो जाए, है ना. What NCERT I have suggested you to read. Okay, and about 18% of the world population, NCERT का डाटा पुराना था, 16% लिखा था, अभी 18% हो गया, तो इसमें मैंने अपडेट कर दिया. ठीक है, जहाँ अपडेशन की जरूरत है. रेस्ट इज फिक्स्ड, सो वी कैन नॉट चेंज, बट इट चेंज. अभी हम थोड़ा बढ़ गया ना पॉपुलेशन वाइज, कंट्रीब्यूशन हमारा बढ़ गया दुनिया में. ठीक है. So now 18% of the global population, we have the population. Total water available from precipitation, वर्षा से जो पानी भारत में है वो कितना है? 4000 क्यूबिक किलोमीटर, यानी किलोमीटर क्यूब. And this figure you must keep in mind. ये आपको याद रखना चाहिए. ठीक है ना. सारे फिगर तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये तो याद रखो कि अच्छा प्रेसिपिटेशन से कितना वाटर रीच करता है इंडिया में. 4000 क्यूबिक मीटर. अवेलेबिलिटी फ्रॉम द सरफेस वाटर. अब इस टोटल में देखो सरफेस वाटर अगर हम देखेंगे, एंड रेप्लिनिशेबल ग्राउंड वाटर इज 1869 क्यूबिक मीटर. Surface plus groundwater out of this is 1869 cubic meter, and out of this only 60% can be put to beneficial use, और इसका भी केवल 60% हम beneficial use में ला सकते हैं या लाते हैं. So what I have said that 4000 cubic kilometer water is okay available from precipitation, out of which the surface water and the replenishable groundwater is 1869 cubic kilometer, and इसमें भी केवल 60% हम इसका पानी बेनिफिशियल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. Thus the total utilizable water resource in the country is only 1122 cubic kilometer. कितना पानी हमारे इस्तेमाल के लिए अवेलेबल है भारत में? 1122 क्यूबिक किलोमीटर वाटर. दिस वाटर इज अवेलेबल फॉर यूटिलिटी.
यूटिलाइजेशन, ये है यूटिलाइजेबल वाटर विच इज अवेलेबल इन इंडिया 1112 किलोमीटर क्यूबिक किलोमीटर। अब देखेंगे अगर केवल सरफेस वाटर की बात करें, ग्राउंड वाटर हटा दो, तो कितना है 690 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर। और अगर ग्राउंड वाटर की बात करो तो कितना है 433 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर। Am I clear to all of you? This is the status of the water in India. And this status you must keep in mind because on this basis you can draft your answer. Basic statistics पता नहीं होगा तो आंसर कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो सरफेस वाटर 690 बिलियन क्यूबिक मीटर and groundwater 433 billion cubic meter is here in India. Okay, now so what I have said that भारत में टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 329 मिलियन हेक्टेयर, फ्लड प्रोन एरिया भारत में कितना है 40 मिलियन हेक्टेयर, इरिगेशन पोटेंशियल भारत में 140 मिलियन हेक्टेयर। ओके, टोटल कल्टीवेटेड लैंड 184 मिलियन हेक्टेयर, ऑलरेडी मैं ये सब डिस्कस कर चुका हूँ। नेट इरिगेटेड एरिया भारत में 50 मिलियन हेक्टेयर, नेचुरल रन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर 1869 क्यूबिक किलोमीटर अभी बताया। एस्टिमेटेड यूटिलाइजेबल वाटर पोटेंशियल 690 क्यूबिक मीटर, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज 430 क्यूबिक किलोमीटर, अवेलेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स फॉर इरिगेशन 361 क्यूबिक एंड नेट यूटिलाइजेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स फॉर इरिगेशन 325 क्यूबिक किलोमीटर। दिस इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, नो नीड टू क्रैम, जस्ट अंडरस्टैंड। इतना ही पानी अवेलेबल है ग्राउंड वाटर नेट यूटिलाइजेबल खेती के लिए, इतना ही सरफेस वाटर है भारत में। ये टोटल पानी की कंडीशन है, उसमें भी नेट यूटिलाइजेबल मैंने कितना कहा, अब इसी पानी में पॉपुलेशन बढ़ाते जाओ, काम चलाते जाओ। That this water cannot increase na suddenly. Water we are exhausting, groundwater depletion is the problem. रिचार्ज से पहले हम एग्जॉस्ट कर ले रहे हैं, तो वो तो डिप्लीट हो रहा है, यानी ये अवेलेबिलिटी तो कम होगा। तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी सोचो, पर पर्सन पानी कितना अवेलेबल है, तो हालत ही खराब हो जाएगी। ठीक है ना। In India, the domestic water consumption is about 135 liter per capita per day. Domestic water consumption कितना है भारत में? 135 लीटर पर पर्सन पर डे। ओवरऑल कैलकुलेशन है, ठीक है, ठीक है ना। फॉर द अर्बन रीजन एंड फॉर द रूरल एरिया 75 लीटर पर कैपिटा पर डे। हाँ जी, पर कैपिटा है। अर्बन एरिया में समझ रहे हो, आपको गाड़ी भी धोना है, सड़क भी धोते हैं, पार्क में पानी भी डालते हैं, नहीं अपने आसपास ग्रीनरी मेंटेन। नहीं, अर्बन एरिया मीन्स द इकोनॉमिक कंडीशन इज गुड। अर्बन एरिया में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है ना, आप पूरी इकोनॉमी के से पर कैपिटा इनकम निकालते हो ना, उसमें ये थोड़ी देखा जाता है कि आपके पास है कि नहीं है। ठीक है। So in the rural areas 75 liter per capita per day, okay, which account for 4% of the water footprint, and about 30% of the country's population is supplied with the safe drinking water. Only 30%, okay, though with limited supplies.
30% पॉपुलेशन को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, वो भी 24/7 आवर्स नहीं। सप्लाई वाटर आता है ना मॉर्निंग इवनिंग, बहुत सारे रीजन, कहीं कहीं। हाँ हाँ। And the amount of domestic water consumption per person varies as per the living condition of consumers also. भी बताया ना, कंजम्पशन आपके लिविंग कंडीशन है। बोला गाड़ी नहीं है तो आप नहीं धोएंगे, आपका कंजम्पशन कम होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है इन द स्टेटस। ओके, गाय नहीं है तो नहीं धोना, आपको खुद ही धो के काम चला लो। सो लाइक दैट, सो इफ यू compare the sector wise projected demand in India, now look at sector wise 2010 का फिगर है जो बताता है इरिगेशन here, ओके, वाटर डिमांड इन द BCM, बिलियन क्यूबिक मीटर में, ठीक है ना। हाई एंड द लो 543 एंड 557 यहाँ इरिगेशन के लिए बताया कंजम्पशन था। ये क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया इरिगेशन का, ठीक है ना। ओके, इन द हाईलैंड लोलैंड अगर आप देखेंगे प्रोजेक्टेड डिमांड इज इंक्रीजिंग, ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्रीज, एनर्जीज। तो आप देख रहे हो इन एवरी सेक्टर्स द प्रोजेक्टेड वाटर सप्लाई इज इंक्रीजिंग। ठीक है, प्रोजेक्शन देखिए 2025 का, 2050 का, तो हमेशा हर सेक्टर में प्रोजेक्शन बढ़ रहा है। In the energy, the demand of the water will increase. In the sector of industry, the demand of water increase. In the drinking water, the population is increasing, the activity is increasing, the demand of water is increasing. In irrigation, water demand is increasing. And other activities में भी पानी जो consumes हो रहे हैं उसमें भी demand बढ़ेगा। तो total 693 in the highland and lowland 710, ये चीजें बढ़ जाएंगी, 973 and 1180 हो जाएगी। What it shows that continuously the different sectors having the increasing demand, not the demand is reducing with the time. So how we will fulfill the need of the next generation, this is the biggest problem, because 2050s में आपकी generation आ जाएगी ना आगे। ठीक है, so how you will ठीक है provide the water, डबल कंजम्पशन है, अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैंने कहा बॉटल से ही खरीद के स्नान भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द फ्लो चार्ट। मैंने बताया था प्रेसिपिटेशन 4000, इसका इनफिल्ट्रेशन 2150 हो पा रहा है, इमीडिएट इवेपोरेशन 700 हो जाता है। इवेपोरेशन यानी 4000 पानी आया, 700 उड़ गया, इवेपोरेट हो गया। इनफिल्ट्रेट होकर रॉक्स और सॉइल में कितना पहुंचा, 2150। सरफेस वाटर में कितना रह गया, 1150। ये इनफिल्ट्रेट हुआ, ये सरफेस वाटर जो इवेपोरेट हो गया वो फिर कंडेंस्ड होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा। अब देखो ये जो इनफिल्ट्रेट हुआ वो सॉइल मॉइस्चर, सॉइल में मॉइस्चर के फॉर्म में रहेगा अवेलेबल 1650, और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में 500। नाउ फ्रॉम द सॉइल मॉइस्चर द वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन 110, in 2000, in 25 it will be 150। okay, now the total soil moisture 760, in 2050 1800 we are expecting agar we complete the recharges। the groundwater 500, from the streams 80, from the irrigation 180। okay, total groundwater 760। surface water देखो, inflow from the outside India plus 200, जैसे ब्रह्मपुत्र, इंडस is not originating in India, they are coming from
तिब्बतन हिमालयस, तिब्बत से आ रही है. Tibet is not part of India, but that surface runoff entering into India from the outside of India. Tibet is not the territory of India. वहां से पानी आ रहा है ना अपने यहाँ, ठीक है. That is also a sources to groundwater. Okay, influence seepage -80 हो जा रहा है, इतना ग्राउंड में चला जा रहा है. जो सरफेस रनअप का भी पानी तो एब्जॉर्ब हो रहा है ना नीचे. ओके, from the groundwater affluent seepage 450, from irrigated area 110, total surface flow 1830. अब देखो ये जो soil moisture है, it is also evaporate and evapotranspirate. Out of 760, 580 evaporate and 1110 evapotranspiration से जा रहा है, यानी vegetation से, land से. Okay. Out of this groundwater, total groundwater, evaporation from the water table 60, extraction from use हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं 250, okay, and regeneration in stream 450, total utility 750 और 1150. यहाँ देखो surface water evaporation 70 to the sea and out of India चला जाता है 1260. अब बांग्लादेश में चला गया. ब्रह्मपुत्र एंड गंगा went to that. ओके, यूटिलाइजेशन 500. तो बेसिक यूटिलिटी के लिए आपको मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द डेटास 1122 BCM ही बचा है पानी. इस तरह से आया गया आउट ऑफ दिस 4000. No. So this flow chart suggests to you कि how much water received and how much water went to the evapotranspiration or to the other countries. Okay, and how much water we have now for our utilization. Okay. Am I clear? Further in the discussion we have to learn the surface water condition and the groundwater condition. ठीक है ना. आज अभी इसको थोड़ा देख लें, उसके बाद चलेंगे. So there are 4 major sources of surface water and these are the rivers, lakes, ponds and tanks. तो सरफेस पर पानी कहाँ मिलता है? बोला रिवर या स्ट्रीम, लेक्स, पॉन्ड एंड टैंक्स में. In country there are about 10,360 rivers in India. Okay. And they are tributaries longer than 1.6 kilometer each. छोटी नदी भी कम से कम 1.5 किलोमीटर लंबी है. एवरेज लेंथ यहां पे दिया जा रहा है. The mean annual flow in all the river basin in India is estimated to 1869 cubic kilometer. बताया था अभी, ठीक है ना. टोटल एनुअल फ्लो in all the river basin in India 1869. However, due to topographical, hydrological and other constraint, कि कहीं rocks hard हैं, ठीक है ना, uneven topography है, उसके कारण only about 619 cubic kilometer, 32% of the available surface water can be utilized. बात समझ रहे हो ना. जैसे हिली एरिया में अंडरग्राउंड वाटर यूज करना मुश्किल है ना, तो लोग रिवर वैली से पानी लेते हैं ना. वाटर सप्लाई कहाँ होता है? माउंटेन रीजन में जाओगे, वाटर सप्लाई नदी से पानी पहुंचाया जा रहा है. ग्राउंड वाटर निकालना मुश्किल है ना, हार्ड ड्रिल करना. तो क्या बोला, सरफेस वाटर भी जो अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रेंट टोपोग्राफिकल फीचर के कारण 690 क्यूबिक किलोमीटर वाटर अवेलेबल है, सरफेस वाटर. बाकी कई रीजन से हम यूज भी नहीं कर पाते, सप्लाई नहीं होता. ठीक है. सो दिस इज द सिनेरियो. नेक्स्ट आई विल डिस्कस टुमारो व्हाट इज द कंडीशन. अभी मैं सरफेस वाटर में रिवर बेसिन पढ़ेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन आई हैड ऑलरेडी डिस्कस, एंड द कंडीशंस ऑफ द वाटर as per the river basins. I will discuss all this data, what is the scenario of precipitation, and then I will discuss the groundwater scenario of India. Overall ये पढ़ लेने के बाद तब हम पढ़ेंगे कि how we can manage this scarce resources
what are the policy by the government, what are the schemes by the government, what are the methods of conservations we are practicing and we shall and we should. Okay, so ye abhi it will take one day again to finish this water resources. Okay, so चलो फिर कल मिलते हैं. Have a nice time. Thank you. Thank you, sir.